जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग कर रहे हैं एसएससीजीडी 2026 का जो हमारा विद्याग्राम एप्लीकेशन है उस पे जो हमेशा हर सैटरडे और संडे को हमारा जो लाइव मॉक टेस्ट चलता है, उसी लाइव मॉक टेस्ट यानी देखो विद्याग्राम ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट जो है हमारा 3 नंबर है, इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाले हैं। यानी कहीं ना कि जो हमारी एआर पब्लिकेशन की टीम है इसकी कंप्लीट सोल्यूशन कराएगी। यानी मान लो मैथ्स में कराऊंगा, रीजनिंग हमारे जॉनी सर कराएंगे और हमारे जीके और जीएस की जो पोर्शन होगा वो कौन कराएंगे, तो हमारे ये आशु सर कराएंगे। तो जो हमारी पूरी टीम है ये सारे मिलके आपकी जितनी भी ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट होगी उसी को वीडियो फॉर्मेट में हम एनालिसिस कराएंगे। और कहाँ कराएंगे, तो एआर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है भाई, तो मैथ्स का जिम्मा मेरे ऊपर है, तो मैथ्स का जिम्मा तो अपने भाई के ऊपर छोड़ दो, सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूंगा बहुत अच्छे से। बस आपको चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है, फिर जैसे मैं बताऊंगा उसी चीज़ को फॉलो करना है। बहुत प्यार से आपका मैथ्स में 20 में से 20 नंबर आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स उतना हाईएस्ट चीज़ें नहीं पूछता है, उतना हाई लेवल तक नहीं पूछता है, एकदम नॉर्मल नॉर्मल सी सवाल होती हैं। थोड़ा सा भी आपका बेसिक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़िया है तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। जो भाई लोग ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट 3 दिए होंगे उनको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किए होंगे, मैं आज कराऊंगा उसका। और जो लोगों से नहीं बना होगा वहां पर अगर मान लीजिए आप एग्जाम में है तो कैसे सोचते हैं, ये भी सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इसमें, और बहुत प्यार से एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या, जो आज का हमारा टोटल 20 क्वेश्चन है, इसमें से अगर मान लीजिए 20 में से किसी का 17 और 18 नंबर भी सही क्वेश्चन सही है, मतलब 17 और 18 क्वेश्चन सही है, तो समझो बहुत बढ़िया अपना स्कोर कर रहा है काफी। क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो इसमें बच्चे फंस सकते थे, बाकी 17 और 18 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सब लोग कर लिए होंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी तथा सी क्रमशः 20,000, 30,000 और 40,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारा पार्टनरशिप का सवाल है। फिर बोला है इनकी पूंजी क्रमशः 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने के लिए व्यवसाय में लगाई जाती है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना मिलता है तो ए और बी के कुल लाभ ज्ञात करना है कि ए और बी का प्रॉफिट कितना था। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी पार्टनरशिप का सवाल आए तो एक चीज हमेशा कॉमन रखता है, और कहने के ये बोल सकते हो कि उसका जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो बहुत प्यार से हर एक क्वेश्चन बना लोगे किसका, पार्टनरशिप का। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो ले लेते हैं। बोलोगे भैया देखो यहाँ से 4 जीरो खत्म हो जाएगा, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो खत्म हो जाएगा, हमारे पास 4 जीरो खत्म हो गया। तो बोलोगे यहाँ पे 3 लोग हैं, अगर 3 लोग का रेशियो लेता हूँ, ए हो गया हमारे पास, फिर यहाँ पे बी हो गए और फिर यहाँ पे सी हो गए। ए का भी बात करूँ तो ए का मान 2 दे रखा है, बी का मान 3 दे रखा है और सी का मान हमारे पास 4 दे रखा है। यह हमारा भाई साहब इन्वेस्टमेंट का रेशियो। देखो कहने की पूंजी की बात किया है। अब टाइम क्या दिया है, तो बोलोगे ए का 6 महीने दिया है, बी का 8 महीने दिया है और सी का 12 महीने दिया है, तो गुणा कर दो। यानी कहने का हम इन्वेस्टमेंट में टाइम से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये 6 महीने था और ये हमारे पास कितना था, 8 महीने था, और ये हमारे पास कितना था, तो बोलोगे भैया 12 महीने था। आगे आराम से। अब देखो कोई कट रहा है तो काट दो। जैसे अगर मैं इसको काटूं, ये 8 तरीका कितना होता है 24, और ये अब देखो 6 से डायरेक्ट काट दो। जब ये 6 से काटोगे, डायरेक्ट 12 से भी काट सकते हैं। देखो 12 से काटो, 12 एकम 12, इसको काटो 12 दूना 24, और इसको काटो भाई साहब 12 से 12 खत्म यानी 4। तो जो रेशियो आएगा हमारे पास 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट का। ओवरऑल पैसा में कितना दिया है, तो बोलोगे भैया 63,000 रुपये दिया गया है हमारे पास। जब 63,000 रुपये दिया गया है, कितने का मान है, तो बोलोगे सभी लोगों का मान 4 2 6 1 7 का मान है। और हमें बताना क्या है, तो देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट करके बहुत प्यार से बताऊंगा, क्योंकि भाई साहब मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो हर एक चीज़ बताते हुए चलूंगा। बोला है तो ए और बी का कुल लाभ का लाभ ज्ञात करना, ए और बी का। तो ए और बी का लाभ कितना है, तो बोलोगे एक यहाँ पे 2, यानी कुल लाभ यानी ऐड कर दीजिए, तो 2 1 3 का हमें मान निकालना है। 7 से काटोगे 7 9 63, 9,000 में 3 से गुणा करोगे यानी 27,000 रुपये इनका आ जाएगा। और 27,000 कहाँ है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर सी, खत्म। देखा, तो बहुत सिंपल सवाल था, बहुत प्यार सवाल था। सारे लोग उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की कमी तथा फिर 10% की वृद्धि की गई। यदि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य मतलब क्या समझते हैं, यानी इनिशियल प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस कितना था, 99 रुपये हो तो अंकित हमें क्या अंतिम मूल्य ज्ञात करना है, कहीं ना कहीं फाइनल मूल्य ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को आप कई तरीके से बना सकते हो, सक्सेसिव बना सकते हो, रेशियो लगा सकते हो, सीरीज लगा सकते हो, बट मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, इसमें लगा दो आप रेशियो। बोलोगे पहले 10% की कमी हो रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे भैया हमारे पास 1/10 होता है। ये हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा।
1/10 यानी 10 की चीज़ 1 की लॉस हो रहा है तो कितना में जाएगा, 9 में जाएगा। फिर 10% की वृद्धि हो रहा है, 1/10, कोई चीज़ 10 है, 1 की इसमें प्रॉफिट होगी तो 11 में जाएगी। तो मैं ओवरऑल देखूँ तो यहाँ पर CP 100 है हमारे पास और SP कितना है, 99 है। अगर स्टार्टिंग की मूल्य देखूं तो 99 है, तो ऐसे बोल सकते हो जो 99 दिया गया है हमारे पास, यानी जो ये 99 दिया गया है कितना का मान है, तो बोलोगे भैया 100 का मान है। हमें कितना निकालना है, तो अंतिम मूल्य यानी 99 का मान फाइंड करना है। अब देखो बहुत लोग अलग अलग तरीके से करेंगे, बट हम वैसा नहीं करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप बना दोगे। सबसे पहले 99 इंटू 99 करेंगे, यानी कहीं ना कहीं बोलोगे भैया 99 का स्क्वायर है, और 99 का स्क्वायर कैसे निकलता है, तो बोलोगे भैया कुछ नहीं होता है। देखो 99 100 से कितना कम है, तो भाई साहब 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन लास्ट में दो अंक लेते हैं, तो 01 लिख लो, ठीक है भाई। उसके बाद से देखो 99 है, तो इसमें 1 घटा दो, यानी ये 98 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 99 का स्क्वायर होता है 98, 0 1, अगर 100 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, यानी बोलोगे भैया अंतिम मूल्य होगा 98.01 होगा, और 98.01 ऑप्शन नंबर है, खत्म। बताओ थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, कितना प्यार से एक एक करके सारी चीजें सॉल्व कर देंगे। बढ़िया से आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए, बढ़िया से उसको दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत बढ़िया भैया से भी बेस्ट तरीके से बता सकता हूँ, तो आप मॉक टेस्ट में वहाँ दिमाग लगाइए, लेकिन यहाँ पे समझिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ों को समझाऊंगा कि कैसे कैसे बनता है, एक एक स्टेप से बताऊंगा, ताकि जब आप एग्जाम में रहो तो वो सारे स्टेप लिखना नहीं होता है, दिमाग में कैलकुलेट करना होता है, और कम सेकंडों में आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है भाई, ये बहुत इजी सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी इसमें कुछ था नहीं। आइए 3 नंबर पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है किसी टेप रिकॉर्डर 300 रुपए में बेचने पर मुझे 16.2% की हानि होती है। यहाँ पे परसेंट है, ठीक है, हानि होती है। उसे 400 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। 16 से 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। तो बोलोगे भैया कोई चीज 6 है, इसमें 1 की हानि होता है, तो कितना हो गया 5, वहीं 5 का मान 300 दिया है, तो सबसे पहले से सीपी निकाल लो। सीपी निकालूंगा तो बोलोगे भैया 300 जो है हमारे पास सेलिंग प्राइस है, कितने का मान है। तो ये भाई सब हमेशा नीचे वाला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर लॉस या प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो 6 में से 1 की लॉस होगी, यानी जाएगी कितनी, 5 में। तो बोलोगे ये हमारे पास 5 का मान है, और भाई साहब सीपी यानी 6 का मान निकालना है। तो बोलोगे हमारे पास जो यहाँ से काट के आएगा, 5 से काटोगे 6, 6 से 60 में 6 से गुणा करोगे तो 360 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अब ये 360 सीपी आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़िए क्या बोलता है, बोला है उसे 400 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब मान लो कोई चीज़ 360 है, अब इसको हमें कितना में बेचना है, तो बोलोगे भैया हमारे पास 400 में बेचना है। तो देखना 300 की चीज़ 400 में जाएगी, यानी 40 का लाभ होगा हमारे पास। 360 की चीज़ 400 में जाएगी, 40 का लाभ होगा कितने पर, तो सीपी नीचे होता है 360, इंटू परसेंटेज की बात बोला है तो 100% से गुणा कर देंगे। अब देखो ये डायरेक्ट काट लो भाई, तो बोलोगे भैया 0 से 0 खत्म, 4 से काटोगे 9, और 100/9 होता है 11 सहित 1/9%। इतना परसेंट की प्रॉफिट होगी, कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। ये बहुत बेसिक सा सवाल था, बहुत लल्लू सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ सारे लोग बना लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, हमारे पास इतना दे रखा है, यदि ए बी सी का मान इतना दिया है, सी डी ई का मान इतना दिया है, तो पूछा क्या है हमारे पास, देखो बहुत प्यार से बहुत ध्यान से देखो, पूछा है हमारे पास ए प्लस बी प्लस, ये नहीं रेशियो पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई हमें पूछा है। देखो कभी भी ऐसा सवाल है ना, तो रेशियो में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग में मान होगा, यानी जो स्टार्टिंग में जो रेशियो होगा वही रेशियो फाइनल में भी निकल के आता है। जैसे मैं यहाँ आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे ए प्लस ए इंटू ए रेशियो बी को उठाओ, क्या है भाई, तो बोलोगे 3:2 है। तो हमेशा देखना इनका जब भी फाइनल जो मान आएगा ना, उनका भी रेशियो 3:2 होगा। तो मान लो हमारे पास अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए और बी का, तो देखो 2:3 है, लेकिन हमको चाहिए 3:2, खत्म। यहाँ पे देखो 3:6 तो काटोगे तो बोलोगे भैया 1:2 है, हमें चाहिए 3:2, तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। यहाँ पे देखो 3:2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। यहाँ पर 3:4 है, तो ये खत्म। यानी डायरेक्ट हम 1 सेकंड में उड़ा दिए भाई साहब कि हमें क्या है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमें मालूम है कि ए रेशियो बी 3:2 दिया है, तो यहाँ भी 3:2 आएगा, यानी फाइनल में भी वही चीज़ें निकल के आएगी। तो ये होता है करने का तरीका, ये नहीं कि बैठ के आप एकदम हर एक चीज़ बना रहे हैं। बिल्कुल इसको बेसिक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, ना कि बेसिक से। बट बोलोगे भैया बेसिक से कैसे करेंगे, तो देखो भाई बोलोगे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। देखो ए बी सी का कितना मान दिया है, तो बोलोगे भैया 3 दिया है, 2 दिया है, फिर 6 दिया है। फिर देखो आगे क्या दिया है,
फिर सी डी ई का देखोगे तो 2 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है। हमेशा ध्यान रखना रेशियो में क्या होता है, जिसके बगल में जो अंक खाली होता है यानी जो स्पेस खाली होता है सेम पीछे वाला मान चिपका देते हैं। यानी यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब ले लीजिए भाई, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूना 12। इसको अगर मैं काटूँ 2 से काटूँ 3 बार में, 2 से काटूँ 2 बार में, 2 से काटूँ 6 बार में, 2 से काटूँ 3 बार में, 2 से काटूँ 6 बार में, तो देखो 3 2 6 3 6, 3 2 6 3 6, ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो बेसिक भी यही चीज़ें हैं, बस आपको ये चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है ताकि आपके एग्जाम में टाइम कम लगे और चीज़ों को बहुत जल्दी आप कर पाए। तो यहाँ से आप बहुत चीज़ें सीख पाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, हमारे पास ये मान दिया है, हमें इसका मान निकालना है। ये बढ़िया सवाल है, इसमें 1 स्टार आप दे सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से एक चीज मैं बताऊंगा, वहां से समझ लेना। मान लो 1 से नीचे में हमेशा 1 रहता है, आपको मालूम है कि कुछ भी कोई भी संख्या, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है तो इस पर भी 1 लिख सकते हो, ठीक है भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो हमारे पास x बटे में 1 है, हम क्या करते हैं भाई, मैं इसको क्या करता हूँ, देखो सारी चीज ऊपर में प्लस प्लस है, यहाँ पे सारी चीज माइनस माइनस में, मैं ऐसा करता हूँ इसको पलट देता हूँ। जब पलटोगे तो बोलोगे भैया ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा हमारे पास क्या, तो x हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1 और नीचे x हो जाएगा। और ऐसे ही पलट जाएगा ऊपर वाली चीज़ है, यानी ऊपर हो जाएगा प्लस वाला चीज़, यानी a प्लस बी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा a माइनस बी। अब जो आपकी छोटी छोटी जो आँखें है चिम्मी चिम्मी सी, जिस आँखों से आप मैडम जी को देखते हो बहुत ध्यान से, नहीं एक बार आप ऐसे देखते हो तो देखते रह जाते हो जब तक कि वो पलटे नहीं। जैसे वो पलटती हैं तो आप क्या करते हो, सीधे डायरेक्शन चेंज, कि नहीं भाई बेइज्जती हो जाएगा, ये नहीं कि मैं ही सिर्फ देख रहा हूँ, उधर से भी सामने से कोई देख रहा है। ठीक है भाई, ऐसे इस क्वेश्चन में देखो कहीं ना कहीं a प्लस बी है, a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो एक चीज आप पढ़े होंगे वो क्या है, सी एन डी, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लग जाएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोलता है, तो भाई सब एक बार ऐड करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। तो इसको एक बार ऐड करोगे तो बोलोगे भैया 1 प्लस में x हो जाएगा, और एक बार माइनस करोगे तो 1 माइनस में x हो जाएगा, बराबर में। इसको भी एड ऑन करना होता है a प्लस बी, और फिर प्लस में हो जाएगा a माइनस बी, नीचे वाला इसको एक बार घटा दो, a प्लस बी, और माइनस में यहाँ पे a माइनस बी नहीं होगा क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बना देगा a प्लस बी। तो होता क्या है यहाँ पे क्या करेगा आपका, देखो तो यहाँ पर b को खा जाएगा, यहाँ पर देखो तो a को खा जाएगा, तो आपको मिलेगा ऊपर 2a और नीचे मिलेगा 2b, और 2 को खा जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर मिलता है a बटे में b। तो हम इतना तामझाम नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। बोलोगे भैया डायरेक्ट क्या लिखते हैं, तो जैसे जो ऊपर वाला मान दिया है यही लिख लो a बटे में b, बात खत्म। a को ऊपर रख लो, b को नीचे ले दो, खत्म। सी एन डी लग गया भाई, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो यहाँ पे लग गया। अब आपको मालूम है कि जब यहाँ पे मान लग गया तो बाकी भी तो लग जाएगा, यानी ये बोल सकते हो 1 प्लस एक्स बट्टे में 1 माइनस एक्स, यानी वही देखो 1 प्लस एक्स बट्टे में 1 माइनस एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, ए बट्टे में बी लिख दिए गुणा में। अब सेम देखो 1 प्लस वाई बट्टे में क्या है 1 माइनस वाई, सेम यहाँ पे ले लो, तो इसको उठा दो, इसको भी पलट दो भाई, सेम तो मैं डायरेक्ट अब लिख दूंगा, इतना तामझाम नहीं करूंगा। तो बोलोगे भैया यहाँ पे 1 प्लस में वाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में वाई, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो ये प्लस वाला उठाना b बट्टे में c हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा b बट्टे में c। तो यहाँ पर रखो 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई के जगह पे क्या रखोगे, b बट्टे में c, सेम बात खत्म। अब वो तीसरा वाला को उठा लो z वाले का, तो बोलोगे भैया z है, तो बोलोगे 1 प्लस जेड बट्टे में 1 माइनस जेड, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो c प्लस ए, यानी बोलोगे भैया c बट्टे में ए हो जाएगा। और यहीं इसके जगह पर भी रख सकते हो 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड, 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड की जगह पर c बट्टे में ए, तो c बट्टे में ए हो गया, खत्म भाई। तो काटो, b से b खत्म, c से c खत्म, a से a खत्म, यानी कुछ बचा तो एक बचा, एक कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर बी फिनिश। तो ये बढ़िया सवाल था क्योंकि यहाँ पे आपको समझना था कि सी एन डी लग रहा है, सी एन डी लगेगा तभी चीजों का पूरा पाओगे और बहुत प्यार से आ जाएगा। इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं था, नॉर्मल सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ ये भी सारे लोग कर लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं और 6 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में और 40% घरेलू खर्च और राशन पे करता है। ध्यान से एक एक लाइन पढ़ते जाओ, बहुत प्यार से आप बना लोगे। देखो हमें मालूम है, क्या क्या मालूम है मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं। मैं बोला है क्या कि जो मासिक आय है उस व्यक्ति का मासिक है 22% घर के किराए में करता है, ठीक है भाई, और 40% घरेलू खर्च में और राशन पे, और शेष आय का, शेष का छोड़ देते हैं, पहले टोटल देखते हैं कितना खर्च किया, तो 22% यहाँ पे और 40% यहाँ पे। तो बोलोगे भैया अगर मान लीजिए कोई चीज़ अगर 100% होता है, इसका इन्होंने कितना खर्च कर दिया, तो बोलोगे
बोलोगे 40 और 22 यानी 62% खर्च कर दिया, तो आपके पास बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया 38% बचेगा। इतना आपके पास रिमेनिंग यानी शेष बचा। अब आगे वाला लाइन पढ़ोगे तो यही बोला है कि और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यानी जो बच्चा है ना भाई इसका, यानी जो 38% बचा है इसका 50% 1/2 यानी 19% किस पे खर्च करता है, तो बोलोगे भैया हमारे पास शिक्षा और अन्य मदों पे खर्च करता है। अब आगे लाइन पढ़ लीजिए, आगे इन्होंने ये बोला है यदि उसकी मासिक बचत 3800 रुपये है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किए जाने वाला खर्च कितना होगा। यानी कहने कि हमें कितना शिक्षा और अन्य मद पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो बोलोगे भैया 19%। यानी कहने कि हमें 19% का मान पूछा है। देखो यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हो कि 19 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है। देखो 37 भी नहीं था, 39 भी नहीं था, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी खत्म, क्योंकि शिक्षा और मदों पर यही 19% खर्च हो रहा है, यानी 19% का मान पूछा है। यानी मान लो आपके पास 100% यहाँ पे था, 62% खर्च कर दिया, 38% बचा, 38% का 19% आप क्या करते हैं भाई, शिक्षा और मदों पे खर्च करते हैं। जो बचता है रिमेनिंग, यानी 38 में से 19% खत्म हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 19% बचेगा। उसी 19% आप सेविंग करते हैं, 3800 इसका मान दिया है, तो बोलोगे भैया जो 3800 मान दिया है कितना का मान है, 19% का मान है। और हमसे पूछा है कि भाई साहब ये 19 का मान बता दो, जो क्या भाई सब शिक्षा और मदों पे खर्च करते हो, तो 19% का मान बता दो। तो डायरेक्ट परसेंट से परसेंट खत्म, 19 से काटोगे तो 2 बार में, 200 में 19 से गुणा करोगे तो 3800 आ जाएगा, और 3800 कहाँ है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो ये होता है करने का तरीका कि एक एक चीज को प्यार से पढ़ते जाओ और सेकंड में आंसर आप मार दोगे। उम्मीद करता हूं बहुत मजा आ रहा होगा। चीजें अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लोगों को बताना भी है कि देखो भाई साहब जो भी हमारा ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है हमारा विद्याग्राम एप्लीकेशन पे, वो बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही एग्जाम अप्रोचेज चीजें उस पर दी जाती है। ये नहीं कि कहीं का कूड़ा कबाड़ा उसमें उठा के दे दिया जाता है, नहीं, एकदम टू द पॉइंट। यानी जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, इतना भी लो भी नहीं दिया जाता है, इतना हाई भी नहीं दिया जाता है ताकि आपको लगे कि इरिलेवेंट है, इतना भी लो नहीं होता है ताकि आपको ऐसा ना फील हो कि यार बहुत इजी इजी करा रहे हैं। तो जो एकदम शॉर्ट एंड क्या बोलते हैं उसको, जो क्रिप्स टाइप का होता है ना, सिंक्रोनाइज वे में आपको चीजें दी जाती हैं ताकि आप कम समय में बहुत ज्यादा रिवीजन कर पाओ, और डायरेक्ट उसका क्या भाई इंपैक्ट कहां पड़े, एग्जाम में, कि डिट्टो उस कॉन्सेप्ट पे आपको सवाल वहां पे देखने को मिल पाए। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं कि 7 हमें क्या कह रहा है। हमारे पास ये दिया है, कहने का ये बोर्ड मास का सवाल है, प्यार से हम बना लेंगे, बहुत सिंपल सवाल है। अब बोलोगे भैया यहाँ पे क्या है 720 और ये डिवाइड में है सारे, तो सबसे पहले ये उठा लो 720। अब जब डिवाइड में है तो क्या होता है आपको मालूम है, जब गुणा करोगे तो नीचे तो 1 होता है तो पलट जाता है, तो बोलोगे भैया 1/360 हो जाता है, आपको मालूम है। अब 360 सेम ऐसे ही देखो, ये भी पलट जाएगा तो 1/120 हो जाएगा, और ये भी पलट जाएगा तो बोलोगे भैया 1/30 हो जाएगा, और गुणे में आ जाएगा 18। बस बात खत्म, सिंपल सी सवाल है। अब यहां पर क्या करेंगे भाई, तो बोलोगे भैया लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर कैलकुलेट करोगे तो 360 का 2 गुना होता है 720, अब नहीं कटेगा, तो 18 दूना कितना होता है, तो बोलोगे भैया 36 होता है। नीचे कितना होगा, 12 36 और डबल जीरो लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं 36 से 36 खत्म, तो बचेगा 1/100। क्या बचेगा भाई, इसको खत्म करोगे तो 1/100 बचेगा, जिसको अगर मैं पॉइंट में लिखूं तो 0.01 होता है भाई, और 0.01 का है तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो बहुत लल्लू सा सवाल था, बहुत सिंपल, एकदम 5 सेकंड में आप कर लेते। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कह रहे हैं, एक अभाज्य संख्या एवं एक भाज्य संख्या का एचसीएफ कितना है भाई, बताना चाह रहा, तो बोलोगे 5 एचसीएफ। तो बोला है तू छोटी संख्या का मान ज्ञात करे। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कहीं भी ध्यान रखना, कभी भी जो संख्या आती है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, जो दो संख्याएं होती है वो हमेशा क्या होती है, तो बोलोगे भैया एचसीएफ का मल्टीपल होती है, यानी एचसीएफ का मल्टीपल होती है। तो बोलोगे भैया हमारे पास पूछा है छोटी संख्या क्या होगी, यानी कोई एक भाज्य संख्या होगी और उसका एचसीएफ 5 ही दिया है, तो सबसे छोटी संख्या 5 ही होगी, ऑप्शन नंबर बी खत्म। यानी वो एचसीएफ होना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 15 दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है, अब इसमें से बोलोगे भैया एचसीएफ क्या होगा, तो भाई साहब या तो 15 और 10 का एक ऐसा सबसे छोटे मतलब हाईएस्ट फैक्टर लो जो दोनों को काट दे, तो बोलोगे भैया 5 होगा। यानी कहीं ना कहीं जब सबसे हाईएस्ट यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5 ही होगा, तो ऑप्शन में भी खत्म। तो बहुत सिंपल सवाल था, एकदम लल्लू से सवाल था। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, पढ़िए।
यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिज्या हमें 8 सेंटीमीटर दिया है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। यहाँ से वो क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया यहाँ से पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, यहाँ से वो हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के बाद से फिर यहाँ पर बेलन का आयतन फाइंड करेंगे। हम वैसे नहीं जाएंगे। भाई का तरीका देखना कितना बढ़िया है और कितना कम समय में बना लोगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलोगे भैया 2πr होता है। 2πr होता है, बट्टे में हमें निकालना क्या है भाई, तो आयतन निकालना है, और बेलन का आयतन होता है πr²h। बहुत बढ़िया। अब देखो जो जो मान दिया है लिख लो। 2πrh इसका ऑलरेडी दे दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास कर्व सरफेस बोल लो, लेटरल सरफेस बोल दो, बात बराबर होता है। यानी 175 दिया है, हमें इसका मान फाइंड करना है, इसको x मान लिया, बस बात खत्म। यही तो करना है। आप कैलकुलेट करो तो बोलोगे भैया पाई से पाई खत्म, एक आर से हमारा एक आर खत्म, कहीं ना कहीं देखो तो h से h खत्म, हमारे पास बचता है 2। अब ये क्या होगा, यहाँ पे 2/r है, हम कुछ नहीं करेंगे डायरेक्ट। ये तो एक ऐसा भी कर सकते हैं कि डिवाइड भी कर सकते हैं। 2πrh और उसके बाद से हमारे पास हो हमारे पास धोख्यूज हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये हमारे पास r का मान दिया है ना, तो r का तो मान रखूंगा मैं, तो बोलोगे भी r का मान रख लो। ये 2 हो जाएगा और r का मान 8 हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा 175, सॉरी इंटू नहीं है बराबर है, और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 175 और बट्टे में x हो जाएगा। तो बोलोगे भैया अगर इसको 2 से काटोगे 4 बार में 175 में 4 से गुणा, 5 चौका 20, हाथ में 2, 17 चौका 68 और 2 होता है 70। यानी जो x का मान आएगा, यानी जो हमारे पास x जिसको हम क्या माने थे भाई साहब, हम क्या निकाले थे, तो ये वाला वॉल्यूम निकाले थे जिसको हम आयतन बोलते हैं, 700 होगा। और 7 से कहें तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। देखा करने का तरीका कितना बढ़िया, कितना सिंपल सा है। लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बट वैसे नहीं करना है। आपको ऐसे चीजों करना है जो कम समय में चीजें निकल के आ जाए। आइए अब 10 नंबर पर पढ़ते हैं। 10 नंबर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, यदि, ये वाला आराम से पढ़ना है। यदि भाई साहब ये पहले 4 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 5 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम 6 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। हमसे पूछा क्या है, तो बोलोगे भैया एवरेज स्पीड, यानी कि नहीं औसत चाल। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम। हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, तो बोलोगे पहला राउंड में 4 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं, तो कितना भाई साहब डिस्टेंस तय करेंगे, तो बोलोगे 4 इंटू 40 गुणा करके, तो 4 चौका 16 यानी 160 किलोमीटर वो तय कर देंगे। प्लस आगे वाला देखिए, फिर 5 घंटे में 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से कितना दूर जाएंगे, तो 50-25 यानी 250 किलोमीटर पर घंटा, यानी 250 किलोमीटर चले जाएंगे। प्लस में आगे देख लीजिए, और अंतिम 6 घंटे का कितना में जा रहे हैं भाई, 60 किलोमीटर पर घंटा में, यानी 6 के 36 यानी 360 किलोमीटर लास्ट में जाएंगे। ओवरऑल कितना समय ले रहे हैं, तो 15 घंटा ले रहे हैं। बस बात खत्म। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम दे ही दिया है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बोलोगे 0, 6 5 1 11, और 6 कितना होता है 17, हाथ में 1, 3 2 5 1 6, और यहाँ पे 7 यानी 770 बटे में 15 हो जाएगा। अब इसको काटो, 15 से काटो तो बोलोगे भैया 15 5 15 चौका 60, 15 5 75 हो गया। यहाँ पे 2 20 हो गया, 15 एकम 15, फिर यहाँ पे 0.5 50, फिर यहाँ पे हो जाएगा 15 तिया 45, यानी कहने कि हमारे पास 51.33 के करीब में आएगा, और 51.33 का है, तो ऑप्शन हमारे खत्म। तो कितना बेसिक सवाल था एवरेज स्पीड का। अगर आपको फार्मूला मालूम है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो बहुत प्यार से बहुत कम सेकंड में आप आंसर निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। बताना आपको मालूम है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, रेलवे फाउंडेशन बैच में भी पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है भाई, कि कोई धनराशि जो चक्रवृद्धि ब्याज पे स्वयं का 3 गुना हो जाती है, यानी 1 से 3 हो जाती है। कितने वर्षों में, तो इसका एक पावर ले लो, यानी 3 के पावर 1 है जो 3 वर्षों में हो जाती है। अब आगे वाला लाइन पढ़ो, फिर बोला है उसी ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। अब मान लो इसी ब्याज पर एक है स्वयं की 27 गुनी। अब 27 गुनी यहाँ पे होता है, तो हमने क्या बताया 27 भाई साहब, इसको 3 के क्या करो, बेस हमेशा 3 होना चाहिए। तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो बोलोगे 27 होता है। एक रिप्रेजेंट करता है 3 को, तो 3 कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो 3 से गुणा कर देने। 9 सालों में भाई साहब स्वयं का 27 गुना हो जाएगा, और 9 साल का है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो ये तो बहुत लल्लू, बहुत सिंपल सवाल था। उम्मीद करता हूँ सब लोग बना लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है,
क्या दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य कितना है भाई? 1920 और 16 है। बहुत बढ़िया। यानी हमारे पास एलसीएम भी दे दिया है, एचसीएफ भी दे दिया है। यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हमेशा से आपको मालूम है एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट इजकल टू में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट। बस बात खत्म। तो लिख दो भाई साहब। बोलोगे भैया मान लो अगर पहली संख्या हमारे पास दे दिया है 240, दूसरी संख्या को मैं एक्स मान लेता हूँ, बराबर में हो जाएगा भाई साहब एलसीएम 1920 दिया है, एचसीएफ हमारे पास 16 दिया है, काटो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो 0 से 0 खत्म। फिर देखो 8 से कट जाएगा, 8 3 का 24, 8 दूना 16, दो बार में खत्म। 3 से काटो, 3 6 18, 3 चौका 12। जो एक्स का मान आएगा 64 का 2 गुना कितना होता है? तो बोलोगे भैया 128 आएगा। यानी जो दूसरी संख्या होगी 128 होगी। ऑप्शन नंबर ए खत्म। तो बहुत सिंपल सवाल था, सारे लोग कर लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 क्या कह रहा है? कह रहा है 6 लोगों का औसत वजन 55 किलो है। यानी 6 लोग हैं जिनका औसत वजन 55 किलो है। फिर आगे जब इन्होंने बोला है, क्या बोला है? एक व्यक्ति के आ जाने से 7 लोगों का औसत वजन 0.5 क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जानते हो क्या होता है इसमें? एक जैसे मान लो 6 लोग हैं, उसमें एक व्यक्ति और आ जाता है, यानी 6 के बाद से एक आदमी और आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई साहब? सारे लोगों का औसत वजन कम हो जाता है। अब जब 7 लोग हैं और सबका औसत वजन 0.5 कम हो जाएगा, यानी ओवरऑल कितना कम हो गया? तो 7 लोग हैं, 0.5 कम हो रहा है, यानी बुढ़ो भैया 3.5 कम हो जाएगा, यानी 3.5 किलो सारे लोगों का कम हो जाएगा। तो बोला है कि नए व्यक्ति का हमें वजन ज्ञात करना है। भाई साहब 55 किलो थे, आने की वजह से इतना कम हो गया, तो सीधी सी बात है जो 55 किलो सभी लोगों का है उनसे कम ही लेके आए होंगे, तभी तो कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। तो पहले कितना था? 55 था, इसमें से 3.5 कम कर दो, तो बोलोगे भैया जो उनका वजन था वो 51.5 किलो था, और 51.5 कहाँ है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। लोग मालूम नहीं इसको कैसे बनाते हैं, एवरेज इक्वल टू सम इनटू नंबर करके बनाते हैं, बट हम वैसे हम क्यों बनाए? हम डेविएशन लगा दिए भाई, कि हमें मालूम है कि 7 लोगों का है जिनका भाई साहब औसत वजन कितना? 0.5 कम है। ओवरऑल देखो तो 3.5 किलो कम हो जाएगा, बिकॉज ये 55 किलो से कम थे तभी तो 3.5 किलो कम हुआ, यानी 55 में से 3.5 किलो कम किया, यानी 51.5 किलो आ गया। यानी वो कितना था भाई साहब? तो 51.5 किलो के थे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं और 15 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 80 बत्तियां 5 घंटे में प्रतिदिन 10 दिन तक जलाई जाती है। ठीक है भाई, जो हमारे पास 80 बत्तियां हैं जो 5 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे तक जलाई जाती हैं, तो 21.25 रुपये का खर्च होता है। हम एमडीएच कौन से पढ़ते हैं? मैन डेज वुमेन वाला ऐसे ही था। जैसे कि मान लीजिए एक मेन होता है इतना दिन काम करता है, जैसे वो वर्क वाला होता है कि मान लीजिए कोई काम इतना दिन में, इतना हावर, इतना समय में, इतना पैसा में होता है, सेम वैसे ही सवाल है। तो बताइए कितनी बत्तियां 4 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलाई जाती है, तो कुल खर्च इतना रुपए हो, यानी हमें बत्तियों का संख्या निकालना है। बहुत सिंपल सवाल है। मैं बोलता हूं कि हमारे पास 80 बत्तियां हैं, ठीक है भाई, इसमें से ये बोला है कि 5 घंटे प्रति 10 दिन तक जलाई जाती है, तो कितना पैसा लगता है, खर्च होता है? तो बोलोगे 21.25 बराबर में। अब कितनी हमें बत्तियां हैं नहीं मालूम है, एक्स, बट ये मालूम है कि 4 घंटे प्रतिदिन करके 30 दिन तक जलाई जाती है, तो ओवरऑल कितना पैसा लगता है? तो बोलोगे भैया 76.50। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे भाई? तो बोलोगे सबसे सिंपल सवाल है, यहाँ से पॉइंट खत्म, इसको काटो। जब पॉइंट से पॉइंट खत्म होगा तो काटेंगे हम 25 से, 25 हटे 212, यहाँ पर हो जाएगा 112। अगर मान लो 25 अठे 200 बचता है 12, यानी 125 हो गया। तो 25 25 125, 25 3 75, एक 15 हो गया, फिर एक जीरो लेंगे तो 150 हो जाएगा, 25 छक्के 150। अब जब मैं इसको काटूंगा तो कैसे काट सकता हूँ? काटिए। अगर मैं देखूं तो 10 से कट जाएगा ये 3 बार में भाई, बहुत बढ़िया। अगर मैं देखूं इसको 17 से काटो, 17 25 85, 17 एकम 17, 17 अठे 136, 18 बार में खत्म हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास से 3 से काटो, 3 से अगर मैं काटूँ इसको 6 बार में, बहुत बढ़िया। उसके बाद से देखो अगर इसको मैं 4 से काट दूंगा, मैं कितना सिंपल सवाल हो जाएगा, 4 से काट दूंगा तो 20 बार में हो जाएगा, और ये 5 को खा जाएगा, तो 20 में 6 से गुणा करूंगा तो कितना होगा? तो 20 छके 120, यानी एक्स का मान आ जाएगा कितना भाई? बत्तियां बनेंगी, यानी कहीं ना कहीं 120 हो जाएगा, और 120 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो बेसिक सवाल था, नॉर्मल सा सवाल था, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना था, आपका आंसर निकल के आ जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है बट्टा श्रेणी 10%, 20%, 40% की एकमात्र बट्टे के समतुल्य है भाई साहब। यानी मान लीजिए 3 हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना आएगा यही हमें बताना है। कितना सिंपल सवाल है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी 2 डिस्काउंट दिया जाता है तो कौन सा फॉर्मूला होता है? a + b - में ab अपॉन में 100 ये लगता है। और हम बचपन से पढ़ते रहे हैं 10 और 20 का सक्सेसिव डायरेक्ट लगाओगे तो 28% होता है। बोलोगे कैसे आ गया? तो बोलो भैया 10 + में 20
माइनस में 10 इंटू में 20 बट्टे में 100 होता है। तो बोलोगे ये 30 हो जाएगा, माइनस में ये 200 बट्टे में 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 2 यानी 28% ऐसे आता है। तो 10 और 20 का सक्सेसिव लगाया तो मैंने 28 आया। तो बोलोगे भैया एक बार 28% और फिर 40% के साथ सक्सेसिव लगा दो, हमारा ओवरऑल सक्सेसिव निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे भैया 28 फिर प्लस में हो जाएगा कितना 40 और माइनस में 28 इंटू में 40 बट्टे में हो जाएगा 100। लो भाई काटो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 0 से 0 खत्म, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 68, 68 में से घटाओगे कितना, तो 8 चौको 32 को 2 हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 11 यानी 11.2। तो 68 में से 11 घटा दो, तो बोलोगे भैया 68 में से 11 घटाऊंगा तो हमारे पास हो जाएगा 57, 57 में से ये 2 घटाऊंगा तो बोलोगे 56.8% का ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा। और 56.8% कहाँ है, तो बोलो भैया ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो कितना सिंपल सवाल था, ये तो सारा लिखने की नीड भी नहीं था, बट मैंने बता दिया कि ऐसे हम निकालते हैं। अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया होता है तो ऐसे हम फार्मूला लगा के निकालते हैं। बाकी आपको ऐसे डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। 10 और 20 बहुत सिंपल डाटा है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और 17 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा 53 से 60 रुपए का 14% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। हमारे पास जो ये मान दिया है क्या है भाई 5360, ये बोलोगे भैया प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है 100% का मान दिया है। हमें 5 साल का साधारण ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना नहीं, एसआई निकालना। एसआई होता है RT%। अगर प्रिंसिपल हमारा 100% होता है उस केस में सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारा क्या होता है RT%, रेट इंटू टाइम। तो भाई साहब आपको मालूम है 14% ये है और 5 ये है, तो 14 5 70% का मान निकालना है। खत्म, एक एक लाइन का सवाल है भाई। देखो परसेंट से परसेंट खत्म, डबल जीरो से देखो डबल जीरो खत्म। अब ये गुणा कर दो, 7 छः के 42, 2 हाथ में 4, 7 रही 21, 4 25 हाथ में 2, 7 पचे 35 और 2 3752 रुपया होगा। और 3752 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है। बताइए कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए। बहुत सिंपल सिंपल सा सवाल था, एक एक सेकंड में हम उड़ा दिए। हमारे पास ये मान दिया है, यदि A प्लस बी रेशियो, B प्लस सी रेशियो, C प्लस सी रेशियो का इतना मान है तो हमें A प्लस बी प्लस सी बराबर 40 दिया है तो C का मान बताना है। बहुत सिंपल हो जाएगा। तो बोलोगे भैया हमारे पास देखो अगर A प्लस बी का भी मान देखूँ तो यहाँ पर अगर A प्लस बी का मान देखोगे तो आएगा हमारे पास 4। फिर उसके बाद से B प्लस सी का मान देखूंगा तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो B प्लस सी निकल के आएगा 7। फिर उसके बाद से C प्लस ए का मान देखूं तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे कुछ और मान सकते हो क्योंकि सारे रेशियो है ना, तो मैं कोफिशिएंट लगा लेता हूँ। जैसे मान लो 4x हो जाएगा, 7x हो जाएगा, यहाँ पर 9x हो जाएगा। ओवरऑल देखो A 2 बार भी है, B 2 बार भी है, C 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लो। तो बोलोगे A प्लस बी प्लस सी का जो मान आएगा 7 4 11 9 20x मान आएगा। ठीक है भाई, 2 से काटोगे 10 बार में तो हमें मालूम है कि A प्लस बी प्लस सी बराबर जो हमारे पास 10x आ जाएगा। जब 10x आ जाएगा तो हमारे पास पूछा क्या है, C का मान बताना है। तो पहले यहाँ से C का वैल्यू निकालते हैं। तो बोलोगे A प्लस बी का मान यहाँ पर 4x है, तो यहाँ पर A प्लस बी का मान 4x रखेंगे तो C का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना, तो बोलोगे C का मान आ जाएगा 6x आ जाएगा। C का मान कितना आ जाएगा 6x। अगर छोटी छोटी प्यारी प्यारी आपको आंखें दे रही होगी, यानी जो आपकी आंखें दिख रही होगी, क्या कह रहा है A प्लस बी प्लस सी बराबर 40 दिया है, यहाँ पर कितना A प्लस बी प्लस सी बराबर 10x दिया है। तो बोलोगे भैया हमारे पास जो 10x का मान कितना दिया है 40, तो हमारे पास x का मान कितना आएगा, तो 4 आएगा। x का मान 4 आया तो C का मान निकाल लो। तो बोलोगे 6 में अगर 4 से गुणा करूंगा तो 24 हो जाएगा और यहीं C का मान हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर C, खत्म। कितना नॉर्मल सवाल है, कितना प्यारा सा सवाल है, आराम से हम बना दिए एकदम प्यार से। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप अनुराग भैया से पढ़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत परेशानी हो ही नहीं सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि इतना मान लीजिए इतना इंटू इतना सेंटीमीटर भुजा वाले एक धातु की पट्टी को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार का निर्माण किया गया है। तो तार की लंबाई हमें ज्ञात करना है। कहने की लेंथ यानी कहने की हमें लंबाई की बात बोला है। कभी भी ध्यान रखना कोई भी चीज को मेल्ट करके नहीं पिघला के बनाया जाता ना, उस केस में हमेशा ध्यान रखना दोनों चीज का आयतन बराबर होता है। यानी मान लीजिए कोई चीज है, जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको दिखाऊं, मैं ये हमारे पास ये समझिए ये कोई है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं पिघला के कोई एक और चीज बनाऊंगा ना, तो उसका जो हमारे पास जो उसका वॉल्यूम होगा आपस में बराबर होता है। तो मान लीजिए वॉल्यूम इसका दिया है, तो बोलोगे इसका वॉल्यूम कितना दिया ऑलरेडी, तो 10 इंटू में 8 इंटू में 5.5 दिया है। ये बराबर होगा किसके भाई, अब तार किस आकार का होता है, जब मोटे से तार लोगे ना ऐसा ना, तो देखना वो बेलनाकार होता है। तार को ऐसे स्ट्रेट खड़ा करके रखोगे भाई साहब, वो क्या होता है, बेलनाकार होता है, बेलनकार। अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो बोलोगे भैया पाई r² h होता है। क्या होता है भाई,
पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको मालूम है कि ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5.5 दिया है, पाई का मान 22/7 होता है, और रेडियस हमें दे ही रखा है 0.5 इंटू में 0.5 क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच यानी हाइट यानी लंबाई हमें फाइंड करना है। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो बोलोगे भैया अगर मान लो ये पॉइंट से एक पॉइंट तो यहाँ से खा जाएगा, अगर इसको 5 से काटूंगा तो 11 बार में खत्म हो जाएगा, 11 इसको 22 दो बार में खा जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ कट रहा है तो अगर मैं इसको पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो बोलोगे भैया अगर मैं ऐसे करूँ 5 से काटूंगा दो बार में और 2 इसको खा जाएगा, यानी पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। अब ये 7 इधर गुणा हो जाएगा, तो बोलोगे 10 इंटू 8 इंटू 7 बराबर में एच। 10 में 8 से गुणा करूंगा 80, 80 में 7 से गुणा करूंगा तो 8 7 56, यानी जो एच का यानी हाइट यानी लंबाई आ जाएगा 560 आ जाएगा, और 560 का है तो ऑप्शन नंबर है खत्म। तो बताइए कितना सिंपल सा सवाल है, कितना प्यार तरीके से हम बना लिए एक एक करके। कोई दिक्कत परेशानी हुआ होगा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। आइए भाई साहब, यह हमारा लास्ट सवाल है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन है, यानी 20वां सवाल है। उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ जो बताया हूँ बहुत अच्छे से सीखे होंगे, कुछ चीज़ें नए नए आपको सीखने को मिला होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मेरे से पहले भी कर लिए होंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप कम समय में एग्जाम को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बाकी मैं अपना बेस्ट तरीका देता हूँ ताकि आप अगर दोबारा ऐसे सवाल बनाते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को भी जानिए, ताकि ऐसे ऐसे भैया ने बताया कि वहाँ पर आपको दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। ठीक है, 20 नंबर वाला सवाल देखते हैं, बढ़िया से कर लेंगे। बोला है कुल मतदाता के 2/5 वोट राम को, ठीक है भाई, क्या है, कुल मतदाता है जिसका 2/5 वोट राम को तथा शेष रमन को दिए जाते हैं। यानी मान लीजिए 2/5 वोट है, मैं टोटल वोट को 5 मानता हूं, तो हमारे पास 2 लोग आते हैं, एक तो राम के नाम आता है और एक हमारे पास रमन का नाम आता है। ठीक है भाई, और जो ये बोला है ना 2/5 वोट राम को जाता है, यानी 2/5 यानी 5 में से जो 2 वोट होता है ना वो राम को जाता है, तो जो शेष जो बचा है वो रमन को कितना जाएगा, 3 जाएगा। तभी तो भाई साहब ओवरऑल 5 वोट था। फिर बोला है आगे वाला लाइन पढ़िए, बोला है चुनाव के दिन राम को के 15% मतदाता और रमन के 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं। अब जब ये परसेंट में दिया है ना तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं 2 से ले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, इसको मैं 3 से लेता हूँ। बोला है कि जब चुनाव जिस दिन होता है ना धोखा दे देते हैं, यही तो होता है भाई। हमारे गांव में आप जाइएगा तो चुनाव के दिन ऐसे बोलते हैं भाई कि मैं आपके साथ हूँ, बहुत बढ़िया, एकदम खूब बढ़िया प्यार से उनके साथ में रहते हैं, और प्यार से 500-500 हज़ार रुपये मालिक से ले लेते हैं, क्योंकि गांव में ऐसे ही होता है। वोट खरीदे जाते हैं, लोग दे देते हैं पैसा, इनको दे देते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं ना उनसे 1000 रुपये ले लेंगे, और जब जाएंगे वोटिंग देना वहाँ बदल जाते हैं, ले भाई उससे पैसा लिया जाके वहाँ पे उसको वोट दे दिया। हमारे यहाँ तो भाई सब मुर्गा पे भी वोट क्या होता है, बिक जाता है। एक दिन एक रात को भाई सब पूरे गाँव के लोग को मुर्गा खिला दो, देखो अगले दिन सारा मामला सेट हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे गांव में, क्या करोगे, इसीलिए हम लोग पीछे एकदम पीछे जा रहे हैं। भाई साहब बढ़िया कैंडिडेट नहीं चुनोगे तो क्या होगा, सेम भाई साहब के साथ यही धोखा होता है। चुनाव के दिन राम को 15% मतदाता क्या करते हैं भाई, 15% मतदाता, और रमन को 25% मतदाता अपने वादे से मुकर जाते हैं, यानी कहने के एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी बोलोगे कि 15% वोट ये इनको नहीं मिला है, जब इनको नहीं मिला है तो इनको 15% वोट मिलेगा, सीधी सी बात है। मान लीजिए इनको 15% वोट नहीं मिला है तो इनका 15% इनको मिलेगा, तो बोलोगे भैया यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 200 का 15% कितना होता है, तो बहुत प्यार से बोलोगे भैया कि 200 का 15% 30 होता है, तो ये 30 कम हो जाएंगे। लेकिन ये 30 इनको, अगर मान लो भाई साहब इनको नहीं दिए तो उनको देंगे ना, अगर मान लो इनको नहीं दिए तो इनको दिए हैं, सेम ऐसे ही। और 25% जो रमन के हैं ये भाई साहब धोखा देते हैं, यानी इनका जो 25% मैं लिख रहा हूँ, इनका जो 25% है ये नहीं देते हैं। अब इनका 25% क्या हुआ, तो बोलोगे भैया 75, यानी जो 75 वोट है इनको क्या करते हैं, नहीं देते हैं, मुकर जाते हैं। यानी जो 75 है आदमी ये नहीं देते हैं, लेकिन ये 75 वोट इनको देते हैं ना भाई, यही सवाल है बस। यानी मान लीजिए इनका 30 पर जो वोट था, यानी 200 में जो 30 वोट था इनको चला जाता है, इनको नहीं देते हैं, मुकर जाते। इनका 75 वोट इनको ना देके इनको दे देते हैं, तो ओवरऑल डिफरेंस कितना आता है, यानी ओवरऑल वोट इनको कितना वोट मिला है वो निकालते हैं। तो बोलोगे भैया 200 प्लस 75, 75 में 30 घटाओगे तो 245 वोट इनको मिला है। इनको देखूंगा तो 300 में से 75 घटा दोगे तो बोलोगे 225, 225 में 30 ऐड करोगे तो 255 वोट इनके मिला है। यानी कहीं ना कहीं भाई साहब ये हमारे पास 10 वोट से जीत गए हैं, इनको 245 मिला, इनको 255। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, इतना टाइम लगता नहीं है बट मैं समझा रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, एक एक चीज लिख रहा हूँ। तथा रमन 850 वोट से जीत जाता है तो
कुल मतदाता कितने हैं। भाई साहब रोमन भाई साहब क्या करते हैं, कितने वोट से जीतते हैं, तो 850 वोट से जीत जाते हैं। यहाँ पे कितना में जीते हैं, तो बोलोगे 10 वोट से जीते हैं। यानी जो 850 है कितने का मान है, 10 का मान है। हमें कुल निकालना है, यानी 200 और 300 500 का मान निकालना है। खत्म भाई, काटो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जब मैंने यहाँ पर देखा तो जीरो से जीरो खत्म, यहाँ पर 3 जीरो लास्ट में आ जाएगा। फिर 50 25 के 5 हाथ में 2 आ जाएगा, 3 जीरो नहीं होगा, 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, 50 25 के 5 हाथ में 2, 8 5 40 और 2, यानी 42,500 कुल मतदाता थे। और 42,500 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। खत्म। कितना प्यार तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया अपना टोटल भाई साहब 20 सवाल। बहुत अच्छे से एक एक करके हम चीज़ों को बना दिए। अब सबसे पहले क्या करना है भाई साहब, तो इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है और बताना है जो विद्याग्राम पे जो टेस्ट लाइव हमारा चल रहा है, अल्टरनेट डेज पे अब चलेगा, तो उसको भाई साहब आपको अटेम्प्ट करना है। उसका सोल्यूशन आपका भाई कराएगा और इसका जो एनालिसिस होगा कि आपका स्कोर कितना है, टॉप रैंकर कौन है, और उसके बाद से मान लीजिए इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है, आप कितना अटेम्प्ट किए हैं तो आपका सेफ स्कोर है, और कितना और अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताएंगे कौन, तो हमारे अपने प्यारे आदित्य रंजन सर अपने को बताएंगे। कहाँ पे, तो विद्याग्राम का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर वो डेली का एनालिसिस लेके आएंगे और वो बताएंगे उसका क्लिप्स कि ये चीज़ें हो सकती है, इस पर आपको फोकस करना था, इसका वेटेज ज़्यादा था, इसमें मैथ्स का वेटेज थोड़ा लो था, तो जीएस का वेटेज कैसा, तो हर एक चीज़ वो कहाँ डिस्कस करेंगे, तो विद्याग्राम का हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है उस पर वो ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम जीएस के सेक्शन की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा क्या पर्पस रहा है आपके जी एसएससी जीडी एग्जाम के अकॉर्डिंग जीएस के क्वेश्चन रखने का, और उसमें आपको कुछ फैक्ट बताएंगे और कुछ बताएंगे आपको कीवर्ड्स जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 2011 सेंसस से। ठीक है, सेंसस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है, दिल्ली है और लक्षद्वीप है। चारों ही क्या है, यूनियन टेरिटरीज दी हुई है। यहां पे हम स्टेट की बात करते हैं और यूटी की, यूनियन टेरिटरी की। स्टेट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ में कौन सी है, हाईएस्ट बिहार, कितना है 11,000, क्या, ठीक है 11,000। आपका लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट में है अरुणाचल। अरुणाचल में कितना है जी, 17% पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर होता है आपका जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। यूटी में देखें तो हाईएस्ट है दिल्ली, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, कितनी है, 1106 के आसपास। इसके बाद में लोएस्ट देखें तो लोएस्ट है अंडमान, अंडमान में कितनी है 46% पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र ग्रंथ से सबसे अधिक संबंधित था और इसमें सबसे प्राचीन जीवित नृत्य परंपरा मानी जाती है। ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर मोहिनीअट्टम। किससे रिलेटेड पूछा है आपका, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जिसको फिफ्थ वेद भी, पंचम वेद भी माना जाता है। ठीक है, उससे रिलेटेड है आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। किस राज्य में, तमिलनाडु। बाकी की बात कर रहे थे, ओडिसी होता है आपका उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, और मोहिनीअट्टम होता है आपका केरल में, और साथ ही में होता है यहां पे कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स से, रोलिंग प्लान से। इसमें देखते हैं, भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समस्या को संबोधित करने के लिए प्रस्तुत की गई थी। रोलिंग प्लान भारत में लागू हुआ था 1978 से 80 तक। ये क्या था, ईयरली प्रोग्राम था, और किस गवर्नमेंट द्वारा, जनता पार्टी गवर्नमेंट। कभी कभी आपका ये भी पूछ लेता है।
और मोरारजी देसाई उस समय क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। ईयरली प्लान था और इसमें ऑप्शन में है कि क्यों इसकी समस्या, किस समस्या के लिए आया था। दीर्घकालिक संरचना विकास, बार बार आर्थिक अनिश्चितता और अस्थिरता, कृषि आधुनिकीकरण या फिर औद्योगिक लाइसेंसिंग सुधार। ये आया था आपका किसके बाद में, फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो बीच में ही रोक दिया गया था उसके बाद में। ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान जिसका टाइम था 1974 से आपका 79, इसको 78 में रोका जाता है और इसको प्लान को लागू किया जाता है। इसमें होगा आपका ये ऑप्शन बी, क्योंकि उस समय क्या था, 4 प्लान में तीसरा तो बिल्कुल ही फेल हो गया था। तीसरे के बाद में ईयरली आए थे, ठीक है, तो उसी के बाद में रोलिंग प्लान को इंप्लीमेंट किया गया था। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन प्रोग्राम को मिलाकर बनाई गई है। स्कीम का क्वेश्चन है। स्कीम के क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपके इस एग्जाम में जीडी में पूछे जाते हैं। अब हम देखें ऑप्शन में, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना या फिर आपका स्टार्टअप इंडिया। मेरे भाई इसमें देखिए, इसमें आपको सीधा दिखाई देगा रोजगार और रोजगार, तो ये सीधा आपका किससे है, आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। अब इनकी बात करें तो आपका पीएम आरवाई, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में स्थापित हुई। फिर उसके बाद में REGP, रोजगार रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये 1995 में, और इसके बाद में दोनों को मर्ज करके बनाया गया प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, कब, 2008 में। बाकी की बात करें तो स्टैंड अप इंडिया आपका 2016 में स्टार्ट हुआ था। फिर आपका दूसरा है दीनदयाल अंत्योदय योजना जो कि 2015 में, और आपका स्टार्टअप इंडिया भी 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2022 में प्रारंभ किए गए जॉइंट पार्शियल प्रोडक्ट निम्नलिखित में से किस विशेषताओं के संयोजन द्वारा लॉजिस्टिक सुधार करने का लक्ष्य रखते हैं। देखिए, जॉइंट पार्शियल, पार्शियल की बात आई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह की बात होगी, और लॉजिस्टिक की बात आई है, और साथ ही में, ठीक है, लॉजिस्टिक, मोस्टली लॉजिस्टिक किससे, परिवहन से ही आपका रिलेटेड होगा। सड़क परिवहन, वायु कार्गो, रेल नेटवर्क, डाक नेटवर्क, डिजिटल भुगतान और कुरियर सेवाएं, अंतर्देशीय जलमार्ग और ई कॉमर्स। देखिए, पार्शल की बात आए तो कहीं ना कहीं आपका डाक वाला नेटवर्क जरूर रहेगा, और यही आपका ऑप्शन भी इसमें सही हो जाता है। करंट का क्वेश्चन है, मतलब उस समय करंट का क्वेश्चन था, पर ये कभी भी आपका घूम के आ सकता है स्टैटिक बनकर। नेक्स्ट हम देखें तो निम्नलिखित में से किस भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता, ध्यान से सुनिए भाई, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को स्वतंत्र रूप से अंगीकरण करने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है, जो लोक व्यवस्था और नैतिकता स्वास्थ्य के अधीन है। अनुच्छेद 24, 25, 26 या फिर 28। बहुत टिपिकल लैंग्वेज होती है इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन हमेशा फंसाता है। इसमें एक चीज ध्यान रखिए भाई, ये जो आपका ये पार्ट है ना, आर्टिकल 25 से 28 तक, इसमें धर्म के प्रचार प्रसार और धर्म का क्या अनुसार बातें होगी उसकी बात करता है, धर्म की बात होती है टोटल। 25 में ये बात करता है, यही इसका आंसर है आपका, धर्म प्रचार और प्रसार, ये बात होती है व्यक्तिगत लेवल पे, ठीक है। जब बात आती है 26 में, तो 26 में उसका प्रबंधन, मोस्टली ये वर्ड मिलेगा आपको, प्रबंधन, धर्म का प्रबंधन उसकी, और ये क्या कम्युनिटी की बात होती है पूरी, इंडिविजुअल बात नहीं होती, इसको ध्यान में रखना है। और 27 और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, टैक्स फ्री, ठीक है, इनकी प्रति जो कार्य की जाता है धर्म के प्रति वो टैक्स फ्री हो गए। अब 28 की बात करें तो 28 में कहता है, सीधा सा समझना, 28 में है आपका, अगर कोई गवर्नमेंट द्वारा सहायता प्राप्त कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसमें धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, ठीक है। 28 में है आपका, गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्टेड
जो भी इंस्टीट्यूशन होगा शैक्षिक, ठीक है, शिक्षा का, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं। और आपका आर्टिकल 24 है कि जो 14 साल से कम वर्ष के बच्चे हैं उनसे क्या जबरन मतलब आप कार्य नहीं करा सकते, कोई भी ऐसा मतलब जिसमें जान का खतरा हो। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 25 केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 26 नागरिकों गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर न एक न दो? देखो भाई सीधा सा समझो, जो केवल भारतीयों के हैं उनको याद करो सबसे पहले, बाकी उससे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। केवल भारतीय, केवल भारतीय में आएगा आपका 14, 19, 29 और 30। ठीक है, और साथ ही में 16 जो एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। इससे अलग जो भी है आपका वो दोनों को होता है, भारतीयों को भी और गैर भारतीयों को भी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया गया है 25 केवल भारतीयों के लिए, ये गलत है और इसमें ये सही है। ठीक है, तो ओनली 2 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से हमने एक क्वेश्चन दिया है स्कीम से रिलेटेड और इसमें पूछा है आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर ये कार्य करती है। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, और ये बात करता है सही मिलान करने की, यानी इनमें से एक ही सही होगी, बाकी सभी गलत है। सबसे पहले प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये दिया है इसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं है, ये है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके बाद में है मनरेगा। मनरेगा की बात की है रूरल डेवलपमेंट, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, जो कि आया था आपका 2006 में। ठीक है, पहले नरेगा था, फिर महात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसको मनरेगा कर दिया गया। इसके बाद में स्टार्टअप इंडिया नीति आयोग। नीति आयोग किसी एम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी इरेडिकेशन वाली योजनाओं को फंड नहीं करता है, ये केवल प्लान का पूरा लेखा जोखा देता है कि ऐसे हमारा अगले 10-15 साल का प्लान है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिड भी नहीं, ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब इसमें से आपके लिए एक क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया का हमने नहीं बताया। स्टार्टअप इंडिया नीति आयोग तो नहीं है, तो इनमें से कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के नए विमानक नियामक ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा निकाय विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? विमान दुर्घटना, ठीक है, इस वर्ड को पकड़िए, पहले विमान दुर्घटना की बात कर रहे हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। क्या वर्ड है? विमान दुर्घटना। जो आपके एसएससी के क्वेश्चन है ना भाई, ऐसे ही आते हैं, एक वर्ड मिलता है उसी से आंसर मिल जाता है। विमान दुर्घटना आपको कहां पे मिल रहा है? सीधा सीधा मिल रहा है आपको ऑप्शन सी में। ठीक है, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाटू नाटू सॉन्ग पे है और ये रिलेट हो गया आपका स्टैटिक का म्यूजिक से, और म्यूजिक में भी अवार्ड का क्वेश्चन। नाटू नाटू जिसे वैश्विक पहचान मिली ने निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ग्रैमी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए बाफ्टा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक के लिए अकादमी पुरस्कार। नाटू नाटू सॉन्ग ठीक है, किस मूवी से था? ट्रिपल आर। और किसके द्वारा थी? एसएस राजामौली द्वारा ये मूवी बनाई गई थी। और इस गाने को कंपोज किसने किया गया था? एस कीरावानी या एमएस कीरावानी। ठीक है, एसएस राजामौली था, ऐसे ही नाम होते हैं इनके, दो वर्ड मिलेंगे साथ में।
ठीक है, अभी आपको बताते एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था 2024 में, पूछा था इनके सिंगर कौन है, जब ये करंट का क्वेश्चन था। तो सिंगर है राहुल प्रसन्नजीत और साथ ही में काल भैरव। और इसका है आपका ऑप्शन बी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था 2023 में। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी घटना जुलाई अगस्त के दौरान, पहले तो इसको ध्यान में दो, जुलाई अगस्त के दौरान भारत के पूर्वी घाट को प्रभावित करने पर बार बार चक्रवाती तूफानों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड। ऑप्शन में है लौटता हुआ मानसून, दूसरा है आपका पश्चिमी विक्षोभ, मानसूनी द्रोणिका दक्षिण की ओर खिसकना, और अगला है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब थोड़ा सा टाइमलाइन की बात करें, क्योंकि इसने टाइमलाइन ही दी है, जुलाई और अगस्त का महीना आपका रिट्रीटिंग मानसून होता है, जब पूरा मानसून चला जाता है और उसके बाद में मानसून वापस लौटता है दाब क्षेत्र के चेंज होने के बाद में। तो रिट्रीटिंग मानसून का अक्टूबर और नवंबर का टाइम होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। अगला है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस करता है सर्दियों वाली बारिश, कहाँ पे, आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया है भारत का और साथ ही में नॉर्थ एरिया। तो ये है आपका जनवरी और फरवरी के समय का। पूरा कॉन्सेप्ट भी ना पता हो ना, टाइम भी पता है ना, तब भी आप चीजों को एलिमिनेट कर लोगे, बस देखा करोगे कि क्या कीवर्ड मिल रहा है इसमें। तो ऑप्शन बी भी नहीं है। अगला है इंटरकॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जोन। ये कब आता है, ये आता है जून में, जब आपका कर्क रेखा के ऊपर सूर्य कब आता है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, सूर्य कब आता है सर के ऊपर, 21 जून को, उसी समय की बात होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये है आपका ऑप्शन सी, मॉनसून ट्रस्ट शिफ्टिंग साउथवर्ड। मतलब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं भाई, ऐसे, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर, और ये 23.5, ये 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, इधर की तो और खींच सकता है, ठीक है, साउथवर्ड, क्योंकि आपका बे ऑफ बंगाल के आसपास का पानी गर्म होता है। नेक्स्ट है आपका, टीजीसीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन इंडिया। AIIB functions under Ministry of Civil Aviation. BCAS is responsible for aviation safety regulation. Which of the above is correct? केवल एक, केवल दो, केवल दो, केवल दो और तीन, या फिर एक, दो, तीन, तीनों सही। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, इन आपका एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, AAIB, ठीक है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाता है। दूसरा है AIIB मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये सही है। BCAS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी रेगुलेशन, सेफ्टी रेगुलेशन नहीं, सिक्योरिटी के लिए होता है BCAS, सिक्योरिटी, और सेफ्टी रेगुलेशन देता है DGCA। ठीक है, तो इसमें आपका केवल दो सही है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से ज्योग्राफी का है। भारत के पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों है? मैप से देखते हैं, इधर पूर्वी तट है, इधर पश्चिमी तट है, ये अरब सागर है, और ये क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं, शीत महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ, बंगाल की खाड़ी के पास गर्म जल के साथ स्थिति, और उच्च ऊंचाई वाले तटीय मैदान। देखिए ये क्या बात कर रहा है, पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में चक्रवातों के अधिक प्रति संवेदनशील। जब पानी गर्म होगा तभी तो लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो हीट ऊपर उठेगी, आपकी जलवाष्प ऊपर उठेगी, तो क्या बनेगा, एक चक्रवात बनेगा। और ये किधर होता है, क्योंकि इधर का पानी जो बे ऑफ बंगाल का है वो गर्म होता है, गर्म होगा तभी दाब का क्षेत्र चेंज होगा। ठीक है, तो लोकेशन नियर बे ऑफ बंगाल विद वार्म वाटर। पूर्वी घाट की बात कर रहा है, तो हमने आपको दिखाया मैप में, क्या है भाई, बे ऑफ बंगाल की साइड में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से अशोक का अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके नहीं लिखा गया है। नहीं लिखा गया है, इसको भी ध्यान में कर लेना। ये नहीं वाले वर्ड, जो नहीं वाले वर्ड होते हैं ना, एक दो तो इसमें ही गलत हो जाते हैं। सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है वही नहीं देखते हम। अब इसमें ये कह रहा है प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, कंधार शिला अभिलेख और आपका स्तंभ लेख। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। अशोक ने जब आपके ये जितने भी आपके माइनर हो मेजर हो जो भी बनाए थे, पिलर एडिक्ट सभी, ये आपका दो तरह की लिपि यूज की थी इसमें। ठीक है, कौन सी? खरोष्टी और साथ ही में ब्राह्मी। ब्राह्मी तो हम आज के समय भी अपनी जो भी लैंग्वेज है सब ब्राह्मी लिपि का ही यूज करती है। तो ब्राह्मी तो भारत में हुई थी और अशोक का राज्य तो अफगानिस्तान तक फैला था। वहां पे क्या चलती थी? आपकी खरोष्टी। और कौन सी साथ में? अरेमिक। ठीक है, अब इसने पूछा है ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं है, तो आपको कांधार पता है। कांधार कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। यही ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के उद्देश्य का सही वर्णन करता है? इसने वैदिक अनुष्ठान के कठोर पालन को बढ़ावा दिया। यह अशोक द्वारा स्थापित एक नया धर्म था। इसने नैतिक आचरण और सामाजिक समरसता पर बल दिया। और अगला है, इसके उद्देश्य सैन्य विस्तार था। धम्म, धम्म से समझ आता है धर्म की बात करता है। ठीक है, तो धर्म में हम देखते हैं वैदिक अनुष्ठानों का कठोर पालन, अशोक द्वारा नया धर्म और नैतिक आचरण, सामाजिक समता पर बल दिया। ये तो एलिमिनेट ए और आपका डी। ठीक है, सैन्य विस्तार का तो कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है बी और सी में, क्योंकि यहाँ भी एक नया धर्म की बात की है और साथ ही में बात की है एथिकल कंडक्ट और सोशल हार्मनी। ये क्या था? धम्म था एक उपदेश। सीधा याद रखो, धम्म कोई धर्म नहीं था, एक उपदेश था। क्योंकि धम्म आया तो सीधा धर्म समझोगे भाई आप। धम्म धर्म नहीं है, क्या है? उपदेश है। और उपदेश को क्या किया जाता है? उसमें नैतिक आचरण होते हैं और सामाजिक समझता की बातें होती है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का सही अंतर बताता है? साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, कहाँ होते हैं भाई? एक सेल में होते हैं। ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक, अब ऑप्शन देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म में नाभिक शामिल होता है, जबकि प्रोटोप्लाज्म में नहीं। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। साइटोप्लाज्म केवल यूकोरियोटिक सेल में पाया जाता है और प्रोटोप्लाज्म केवल कोशिका का द्रव भाग है। देखिए, अगर आपको ये सेल का ये स्ट्रक्चर याद है ना, इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें आपका जो प्रोटोप्लाज्म है ना, वो पूरा जो होल इसमें द्रव है, जो जो होल द्रव्य है इसके अंदर पूरा कंप्लीट है, उसकी बात करता है। यानी इसमें ही आपका साइटोप्लाज्म भी आ जाता है। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और इस पूरे द्रव की बात करता है वो क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। तो इसको ध्यान रखो, साइटोप्लाज्म अंदर है और पूरे भाग को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। और इसमें साइटोप्लाज्म प्लस क्या? न्यूक्लियस को भी शामिल किया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से एक क्वेश्चन है आपका किसका? बायोलॉजी का। बायोलॉजी के दो क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कौन सी होती है भाई? अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब। ठीक है, हम क्या है? हम ह्यूमन है, हमारे अंदर यूकैरियोटिक है। प्रो का मतलब हो गया सिंगल वाली, यूकैरियोटिक का मतलब हो गया बहुत सारी सेल। ठीक है, उनमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं पाया जाता? राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका साइटोसोल। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको ध्यान में रखना है। ये प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है प्रोकैरियोटिक टाइप की, उनमें नहीं मिलता। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं होता कि ये आपका इससे ऊर्जा प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है आपका
हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है। द मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय अगस्त, ठीक है। अब ये बात कर रहा है किसकी, ये बात करता है आपकी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है। द मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन अगस्त 1920 फॉलोइंग द डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक। अगला है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य एक वर्ष के भीतर पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। और तीसरा है, चौरा चौरी में हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने फरवरी 1922 में आंदोलन वापस ले लिया था। पूरा जो नेशनल कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ था आपका, उसकी बात करता है। पूरी टाइमलाइन पे ये 2-3 ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको पूरी तरह नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट समझ में आ चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इन स्टेटमेंट को अच्छे से कर लोगे। शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920, ठीक है। और उसी दिन हुई थी आपका जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनकी मृत्यु। तो इसमें ऑप्शन आपका ऑप्शन 1 सही है। अगला इसमें दिया है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज तो सीधे सीधे जुड़ा है 1929 से, ठीक है। तो इसकी तो अगर डेट लाइन याद है आपको, तो इससे ये करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण स्वराज कब? लाहौर अधिवेशन में ये बात की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू। अगला है, ये कब आपका खत्म होता है? चौरा चौरी घटना जो 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में होते, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है, 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे जाते हैं, ठीक है। इसी से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को इसको समाप्त कर दिया था। तो 1 और 3 सही है, जो कि मिलते हैं आपके ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव कृषि महत्व और राज्य के सही मिलान किया गया है? बिहू व्हीट हार्वेस्टिंग, या और पंजाब में ओणम केरल, ठीक है, राइस हार्वेस्टिंग, पोंगल शुगर केन सोइंग, और तमिलनाडु मकर संक्रांति टी कल्टीवेशन, असम, ठीक है। बिहू कहाँ? असम, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अगला है ओणम केरल राइस हार्वेस्टिंग, ये सही है। पोंगल शुगर कैन शोइंग, शोइंग नहीं होते ये, जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं ना, ये जनवरी और ये मार्च के आसपास, ये सारे हार्वेस्टिंग वाले हैं। और पोंगल कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाता है। और मकर संक्रांति कहाँ पे आपका? उत्तर भारत, और ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है यहाँ पे मनाया जाता है, ना कि असम में, तो ये भी गलत है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। राष्ट्रीय क्षय रोग के उन्मूलन का कार्यक्रम, नीति आयोग द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का तो इसमें कोई रोल नहीं होता, वो तो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नीति आयोग लॉन्ग टर्म प्लान के लिए होता है, ये ऐसे कोई पर्टिकुलर किसी क्षेत्र को या किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट करके नहीं बनाता है, ठीक है। और इसमें आपका ऑप्शन भी सही हो जाता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। तो सभी आपके क्वेश्चन इसमें समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन में जो हमने कुछ ट्रिक बताई और हमारा क्या पर्पस था आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये समझ आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टेक्स्ट भी आपको ऐसे ही हमारे सॉल्यूशन में मिलेगा, ठीक। धन्यवाद।